नमस्ते बच्चों। हम लोग लास्ट क्लास में ऑर्बिटल्स का शेप देखे थे। ऑर्बिटल्स जो 1s 2s 3s 2p के जो ऑर्बिटल्स हैं या 3d के जो ऑर्बिटल्स हैं इनका शेप देखा गया था और फिर कुछ ग्राफ्स हम लोग देखे थे। साई का ग्राफ देखा गया था आर के साथ और साई स्क्वायर का ग्राफ देखा गया था आर के साथ अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए। एक ग्राफ बोले थे कि और हम लोग को देखना है और कौन सा ग्राफ था तो बताए थे 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर का ग्राफ आर के साथ। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे? रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें ये बात भी हुई थी कि इसमें दो वेरिएबल है, एक आर वेरिएबल और एक साई वेरिएबल है। आर वेरी करेगा तो भी इसकी वैल्यू वेरी करेगी और साई वेरी करेगा तो भी इसकी वैल्यू वेरी करेगी। ये हम लोग बात किए थे ना, ये चीज हम लोगों ने देखी थी। तो अब इसका ग्राफ हम लोग को ड्रॉ करना है आर के साथ अलग अलग फंक्शंस के, अलग अलग ऑर्बिटल्स के, ठीक है। जैसे सबसे पहले 1s के लिए अगर ड्रॉ करें 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर का ग्राफ 1s के लिए आर के साथ, तो ये कैसा होगा? तो अगर याद हो तो साई स्क्वायर का ग्राफ 1s के लिए जो आता था वो कुछ ऐसा आता था ना, साई स्क्वायर का ग्राफ नहीं, आर के साथ साई स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा आता था। आर इक्वल टू जब जीरो है तो साई स्क्वायर जीरो नहीं है, साई स्क्वायर की कुछ वैल्यू है। बट अगर इसकी बात करें तो r इक्वल टू जीरो होने से ये वैल्यू पूरी जीरो हो जाएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे r जीरो है। तो अब 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर का ग्राफ जीरो से स्टार्ट होगा एट r इक्वल टू जीरो। r इक्वल टू जीरो पे ये टर्म जीरो नहीं है बट ये वाला टर्म जीरो होने से ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो इसका जो ग्राफ बनता है 1s के लिए वो कुछ ऐसा बनता है। और एक खास बात यह है कि ये जो पीक दिखाई दे रहा है जहां पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम है, ये वैल्यू कैलकुलेट किया गया तो देखा गया कि ये 0.529 एमस्ट्रॉन्ग ही आ रहा है। 0.529 एमस्ट्रॉन्ग। यहाँ पे हमें मैक्सिमम मिल रहा है 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर का। ये 0.529 एमस्ट्रॉन्ग याद है ये वैल्यू? बोर्स मॉडल में फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस इतना कैलकुलेट किया गया था नहीं, बोर्स ऑर्बिट में फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो बोर मॉडल में उन्होंने जो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट किया था वो एक्चुअल में क्या उन्होंने कैलकुलेट कर लिया था? तो एक्चुअल में उन्होंने ये कैलकुलेट कर लिया था कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर रहा है, न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे। हम लोग ऑर्बिटल का जो वीडियो देखे थे उसमें देखे थे इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करता है बट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अपना सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। तो नील बोर ने वही डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया था क्योंकि ज्यादातर टाइम इलेक्ट्रॉन उसी डिस्टेंस पर रह रहा था। तो ये एक्चुअल में ये वाला टर्म हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस जगह पे अपना सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। तो जहां पे मैक्सिमम आ रहा है वहां पे अपना सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है। इसको हम लोग एंटी नोड भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोला जा सकता है? एंटी नोड। नोड मतलब क्या? जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो, तो एंटी नोड का मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा। बात समझ में आ रही? चलिए, तो ये हो गया 1s के लिए। अब 2s की अगर बात की जाए कि 2s के लिए ग्राफ कैसा होगा, तो 2s के लिए ग्राफ कुछ ऐसा होता है 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर का ग्राफ 2s के लिए अगर r के साथ ड्रॉ करें तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ऐसा आता है कुछ ग्राफ। इसमें दो पिक मिलता है हमें, r इक्वल टू जीरो पे तो ये टर्म जीरो होगा, यहाँ पे फिर से ये टर्म जीरो दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे साई स्क्वायर की वैल्यू जीरो होगी। याद होगा तो 2s में हमें एक रेडियल नोड मिलता था नहीं, तो 2s में जहां पे रेडियल नोड होगा वहां पे साई स्क्वायर की वैल्यू जीरो हो जाएगी और अगर ये जीरो हो गया तो फिर से पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे नोड एग्जिस्ट करेगा, कौन सा नोड? तो रेडियल नोड, ठीक है। हाँ, इसमें दो पिक मिलेंगे। अच्छा, दूसरा वाला पिक बड़ा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 2s में 2s में जो रेडियल नोड है उसके बाद एक रीजन था जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी होती थी, उसमें एक ऐसा रीजन है
जहां पे इलेक्ट्रॉन अपना सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। अगर 2s का शेप याद हो तो पहले एक रीजन था जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलता था, उसके बाद नोड आता था, उसके बाद एक रीजन आता था जहां पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती थी। तो उसी में एक रीजन है जहां पे वो सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, ठीक है। और अगर 3s के लिए ड्रॉ करें तो इसी के बाद एक और पीक और आ जाएगा और वो उससे भी बड़ा होगा, है ना। पहले इन दोनों को ड्रॉ कर लीजिए, फिर 3s के लिए ड्रॉ कर लेते हैं। इन दोनों को ड्रॉ कर लीजिए पहले। ड्रॉ कर लिया। चलिए, अगर 3s के लिए ड्रॉ करना हो ऐसा कुछ आ जाएगा 3s का, ठीक है। समझ आ रही है बात। इसमें ये वाला पीक सबसे बड़ा होगा। चलो, 2p के लिए अगर ड्रॉ किया जाए तो 2p के लिए वैसा ही ग्राफ आएगा जैसा 1s के लिए आता था। 2p के लिए अगर ग्राफ ड्रॉ करें, ये ग्राफ 2p का हो जाएगा, या ये ऐसा ही ग्राफ 3d का होगा, या ऐसा ही ग्राफ 4f का, ठीक है। ये किसका था? 3s का। तो 3s का जैसा ग्राफ है वैसा ही 4d का होगा, या वैसा ही 5f का होगा, ठीक है ना। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने, गड़बड़ हो गई। जैसा ग्राफ 3s के लिए होगा वैसा ही ग्राफ 4p के लिए होगा, वैसा ही ग्राफ 5d के लिए होगा, वैसा ही ग्राफ 6f के लिए होगा। जो ग्राफ 2s के लिए हम लोग ने ड्रॉ किया था, तो ऐसा ही ग्राफ 3p के लिए, या ऐसा ही ग्राफ 4d के लिए, या ऐसा ही ग्राफ 5f, ठीक है ना। इसमें बहुत ज्यादा ये नहीं है, एक एक बढ़ाते चलना है तो हमें मिलता रहेगा। जैसा ग्राफ 2s वैसा 3p, वैसा 4d, वैसा 5d, जैसा 2p वैसा 3d, वैसा 4f, जैसा 3s वैसा 4p, वैसा 5d, वैसा 6f। समझ में आ रही है बात। इसमें बस इतने ही ग्राफ, और ये ग्राफ्स हमें याद रखने की किसके लिए कैसा मिलता है, ठीक है। इसमें कुछ आपको बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन, ये ग्राफ्स हमें अगर याद रहेंगे तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मेमोराइज करने वाली एक चीज, एक तरह से कह सकते हैं चीज है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग अपना क्वांटम मैकेनिकल मॉडल खत्म करते हैं। अच्छा, एक चीज जो समझ में आ रही है, जो दिख रही है, बहुत सारे लोग वीडियोस देख नहीं रहे हैं जिस दिन उनको दिया जा रहा है। ऑल्टरनेट डे पे क्लास चल रही है तो आज अगर वीडियो लोड हो रहा है तो कल देख रहे हो उसको, आज नहीं देख रहे। टाइम है, देख लेंगे। या कुछ लोग तो और भी गलत कर रहे हैं, कुछ लोग तो 2-3 दिन हो जा रहा नहीं देख रहे हैं। ये चीज काफी गड़बड़ हो रही है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको वीडियो मिल जा रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको जब देखें, ऐसा नहीं। वीडियो नहीं देखेंगे तो आप अपने साथ बहुत गलत कर रहे हैं, इस चीज को सुधारिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप प्रॉम्प्ट होने चाहिए। आज मिला है आज देखेंगे उसको, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अगर कुछ टेक्निकल एरर आ जा रहा है, कुछ हो जा रहा है, नहीं देख पा रहे हैं तो अलग बात है, बट अगर सब कुछ स्मूथ है तो नहीं होना चाहिए ऐसा। आप अपने साथ गलत कर रहे हैं ना, आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। ये जो क्राइसिस चल रही है अभी, इस क्राइसिस से ऐसा तो नहीं है कि मतलब आगे चल के सब कुछ चेंज हो जाएगा, आईटी जेई किसी और तरीके से एडमिशन लेने लगेगा या कुछ भी, ऐसा तो नहीं होने वाला है। क्राइसिस है अभी, कुछ टाइम बाद खत्म हो जाएगी। तो जब खत्म हो जाएगी तो क्या आप वापस से इस मोड में आ पाएंगे, मेहनत करने वाले मोड में? तब तो फिर आज क्लास अगर आपकी बुलाई गई है तो फिर आप उसको नहीं करना चाहिए। जैसे अभी अभी चल रहे हैं, वीडियो मिल गया है, 2 दिन बाद देखेंगे। फिर आज क्लास है तो आज नहीं करेंगे क्लास, 2 दिन बाद क्लास करेंगे। क्या 2 दिन बाद आपको वो चीज मिलेगी क्लास में? नहीं मिलेगी ना।
इसको क्लास की तरह ही समझिए, इसको अलग मत समझिए। अगर अलग समझने लगेंगे तो आगे चल के फिर आपको दिक्कत होगी, आगे चल के आप फिर उस मोड में नहीं आ पाएंगे, नहीं पढ़ाई कर पाएंगे। और दिक्कत इस बात की है ना कि जिस चीज के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा मेहनत और सीरियसनेस डिमांड करता है आपसे। वो आपसे डिमांड करता है कि आप सीरियस हो इस चीज के लिए, आप उसको कैजुअली लेके कि ठीक है कर लेंगे, ऐसे नहीं हो पाता है। वो आपसे आपका टाइम मांगता है, आपका मतलब सीरियसनेस उसको चाहिए। आप सीरियस हैं तभी आप कुछ आगे कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। और ये सिर्फ आईटी जेई के लिए नहीं है, लाइफ के लिए, लाइफ में किसी भी चीज के लिए आपका सीरियस होना जरूरी है। आप बहुत लाइटली ऐसे नहीं चल पाता ना, ये हमको कुछ करना है और हम एकदम लाइटली ठीक है कर लेंगे, ऐसे नहीं चल पाता। कुछ करना है तो उसके लिए काम करना पड़ेगा ना, ऐसे तो हो नहीं जाएगा, अपने आप तो हो नहीं जाएगा। उस चीज की जो ग्रेविटी है, उस चीज की जो डिमांड है, वो तो उसको पूरा करना पड़ेगा ना। इतने सारे लोग तैयारी करते हैं, इतने सारे लोगों में आपको आगे आना है, तो कैसे आप आगे आएंगे? अपनी मेहनत के दम पे ही आ पाएंगे। मेहनत नहीं करेंगे, टाइम से काम नहीं करेंगे, सीरियसनेस नहीं दिखाएंगे, तो फिर दिक्कत होगा, है ना। तो इस चीज को थोड़ा समझिए, जितनी जल्दी समझेंगे उतना अच्छा होगा। नहीं समझेंगे तो फिर एंड में चीजें इधर उधर चली जाती हैं, चीजें सही नहीं रहती हैं। ऐसा नहीं कि आईटी जेई क्रैक करना ही सब कुछ है जिंदगी में, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपने सोचा है तब फिर उसके लिए काम करना। आपने अगर सोचा है कि मुझे क्रैक करना है तो फिर उसके लिए वैसा काम करना होगा। अगर कोई इशू नहीं है आपको, आपने नहीं सोचा है, तब फिर कोई दिक्कत नहीं, तब फिर नॉर्मल पढ़ाई करें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपने सोचा है, और सोचा है तभी शायद यहाँ पे है, तभी शायद आपने किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेके प्रिपरेशन करने का सोचा, आपने सोचा है मन में कि आप क्रैक करेंगे, तो फिर उसके जैसा काम भी करिए, है ना। ये नहीं कि आज है तो कल कर लेंगे, ऐसा नहीं चलता है। ये बहुत दिक्कत वाली चीज है ना। चलिए खैर, हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल देख लिए। वैसे तो और भी चीजें हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में, बट वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, हम लोग को उसकी बातें नहीं करनी है। अब हम लोग को आगे बढ़ना है, और इस चैप्टर में एक पार्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसको हम लोग को देखना है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हो सकता है थोड़ा बहुत आप लोगों ने सुना भी हो इसके बारे में, बट हम लोग को अब यहाँ पे उसको डिटेल में देखना है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पहले तो ये समझते हैं ये होता क्या है। सपोज करते हैं कोई मेटल सरफेस है, कोई एक मेटल हमने ले रखा, मेटल सरफेस है। तो अगर हम लोग इस पे लाइट रेडिएशन इंसिडेंट करेंगे, इस पे लाइट रेडिएशन इंसिडेंट करेंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं न्यू है, ठीक है। तो ये जो लाइट रेडिएशन इंसिडेंट हो रहे हैं, तो लाइट रेडिएशन का मतलब क्या, हम लोग बोले थे फोटॉन्स, नहीं इसमें फोटॉन्स हो गए। फोटॉन्स का मतलब उनके पास एनर्जी होगी, हर एक फोटॉन के पास कितनी एनर्जी होगी, तो एच न्यू के बराबर। हर एक फोटॉन के पास कितनी एनर्जी होगी, तो एच न्यू के बराबर। तो फोटॉन क्या करेगा, जाएगा इस मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करेगा, एक फोटॉन अपनी पूरी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा। एक फोटॉन अपनी पूरी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा। अगर वो एनर्जी सफिशिएंट हुई तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस सरफेस को छोड़ के यहां से निकल जाएगा। हाँ, लेकिन उसके लिए इस एनर्जी का सफिशिएंट होना जरूरी है। कितना होना चाहिए, कितना होना जरूरी है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से छोड़ के निकल रहा है, इस सरफेस को छोड़ के निकल रहा है, तो एक तरह से क्या हो रहा है, इस मेटल का आयनाइजेशन ही हो रहा है ना। नहीं, किसी आयनाइजेशन हम लोग किसको बोलते थे, जब किसी सब्सटेंस से आप इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिए, इलेक्ट्रॉन के निकालने वाली चीज को हम लोग क्या बोलते थे, आयनाइजेशन। तो इलेक्ट्रॉन तो यहां भी निकल रहा है ना, तो निकलना मतलब आयनाइजेशन होना, तो मेटल को आयनाइज किया जा रहा है। हर एक सब्सटेंस का अपना आयनाइजेशन एनर्जी होता है, अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग होता है। इनफैक्ट हम लोग ने बोर मॉडल में पढ़ा भी है, कैलकुलेट भी किया है कि कितना होता है आयनाइजेशन एनर्जी। तो वहां हम लोग ने सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए किया था। वैसे उसी तरीके से मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में भी कुछ ना कुछ तो आयनाइजेशन एनर्जी होगा,
न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है तो उसको निकालने के लिए कुछ एनर्जी आपको देना पड़ेगा, तो जितना एनर्जी देना पड़ता है उसी को हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो एक तरह से यहाँ क्या हो रहा है, मेटल आयनाइज हो रहा है, जो भी मेटल हमने लिया है वो आयनाइज हो रहा है। तो उसको आयनाइज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, आयनाइज मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, अगर उतनी एनर्जी हम दे रहे हैं तब तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन अगर उससे कम एनर्जी दिए तब तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। नहीं, बात समझ में आ रही है ना? तो आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी मिलनी चाहिए। अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी ये जो वर्ड है ना, ये जनरली हम लोग पर मोल डिफाइन करते हैं। जनरली किस में डिफाइन किया जाता है? पर मोल में। और ये किलो जूल में जनरली डिफाइन किया जाता है, जनरली, है ना? ऐसा नहीं कि हमेशा किलो जूल पर मोल में ही डिफाइन होगा, इसको जूल पर मोल में भी डिफाइन कर सकते हैं, या कैलोरी पर मोल में भी डिफाइन कर सकते हैं, या किलो कैलोरी पर मोल में भी डिफाइन कर सकते हैं, किस में भी डिफाइन कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है, बट जनरली ये वाला टर्म यूज किया जाता है। तो ये क्या हुआ, एक मोल एटम को आयनाइज करने की एनर्जी होगी, एक मोल एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने की। अगर एक सिंगल एटम से इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक मोल के लिए जितना चाहिए अपॉन में कर दें एवोगाड्रो नंबर, तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वो एनर्जी हो जाएगी। उसको हम लोग जनरली बोलते हैं फाई, वर्क फंक्शन बोला जाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। ठीक है, जनरली वर्क फंक्शन क्या है? एक सिंगल एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे एक फोटोन जाके कितने इलेक्ट्रॉन को निकालेगा? तो एक ही इलेक्ट्रॉन को, एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, है ना? तो उसके लिए मिनिमम जो एनर्जी चाहिए वही हो गया फाई। वर्क फंक्शन क्या हो गया? मिनिमम जो एनर्जी चाहिए एक एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है, हम कितनी एनर्जी दे रहे हैं? तो हम दे रहे हैं एच न्यू, हम दे रहे हैं एच न्यू। अगर ये एनर्जी फाई से ज्यादा हुई तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अगर ये एनर्जी फाई से कम हो गई, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उससे कम अगर एनर्जी हम लोग देंगे तब इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। हाँ, अगर बराबर हो गई तब क्या होगा? तो इस केस में इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इन दोनों केस में इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यहां पे क्या हो रहा है, एग्जैक्टली जितना चाहिए निकालने के लिए उतना ही हम दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा और निकल के बस यही सरफेस पर रहेगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, प्लस जो एक्स्ट्रा एनर्जी हम लोग दे रहे हैं वो एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ जाएगी? तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी चली जाएगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है उसके काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में वो एनर्जी स्टोर हो जाएगी, है ना? तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि हम लोग सफिशिएंट एनर्जी दे रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए फाई, वो सफिशिएंट, उससे ज्यादा एनर्जी हम लोग दे रहे हैं। तो हम लोग जो एनर्जी दी एच न्यू, ये कहाँ चला गया? तो ये इलेक्ट्रॉन को निकालने में इतना चला गया, प्लस जो बचा वो किस फॉर्म में बचा? तो इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग ऐसा इक्वेशन लिखते हैं, एच न्यू इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एच न्यू इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। ध्यान दीजिएगा, होता क्या है जनरली, ये जो एच न्यू है इससे जो एनर्जी कैलकुलेट होती है जूल में कैलकुलेट होती है। आप एच की वैल्यू लेते हैं 6.6 इंटू 10⁻⁻³ जूल सेकेंड, तो एच न्यू से जो एनर्जी आती है जूल में आती है। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², इससे भी जूल में आता है। बट ये जो वर्क फंक्शन दिया होता है जनरली, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में दिया होता है, ये हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में दिया गया होता है जनरली। तो इसको भी आपको, अगर इक्वेशन में ये दोनों जूल में है तो इसको भी जूल में चेंज करना पड़ेगा। तो जूल में चेंज करने के लिए क्या था, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये भी जूल में मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यूनिट सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हमेशा जूल में ही करना, आप चाहें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करिए, हाँ, लेकिन सब कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए, या जूल में कर रहे हैं तो सब कुछ जूल में होना चाहिए, सारे यूनिट सेम होने चाहिए। इस चीज का ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन करते टाइम मिस्टेक होता है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद होता क्या है, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, एच न्यू इज इक्वल टू 5 को हम लोग लिख देते हैं एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। जहां पे हमने एच न्यू नॉट किसके जगह लिखा है? 5 की जगह।
अब ये एच न्यू नॉट, ये न्यू नॉट क्या है, फाई क्या है, वो मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को मेटल से निकालने के लिए। तो एच न्यू नॉट भी वो मिनिमम एनर्जी होगी, ये वो मिनिमम एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को मेटल से निकालेगी, ये मिनिमम एनर्जी है। तो ये क्या हो गया, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो गया लाइट रेडिएशन का जो इलेक्ट्रॉन को मेटल से निकालेगा। ये मिनिमम एनर्जी, तो ये भी मिनिमम एनर्जी, और ये मिनिमम एनर्जी, तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो लाइट रेडिएशन की होनी चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को मेटल से निकाल पाए। तो न्यू नॉट को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। न्यू नॉट को बोला क्या जाता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। या इसी तरह से हम लोग फाई को लिख सकते हैं एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। न्यू नॉट को सी बाई, न्यू को फ्रीक्वेंसी को क्या लिखते हैं, सी बाई लैम्डा लाइट रेडिएशन के लिए। तो न्यू नॉट है तो यहाँ सी बाई लैम्डा नॉट कर दिया। ये क्या था, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रेडिएशन। तो ये लैम्डा नॉट क्या हो जाएगा, मिनिमम या मैक्सिमम, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट रेडिएशन जो रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को मेटल से निकालने के लिए। लैम्डा नॉट को हम लोग क्या बोलेंगे, तो लैम्डा नॉट को बोला जाएगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। लैम्डा नॉट को हम लोग बोलेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, समझ में आ रही चीजें कुछ नहीं। चलिए, अच्छा काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या लिखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर, और मास किसका आएगा, ये काइनेटिक एनर्जी किसकी है, तो एमिटेड इलेक्ट्रॉन की है, तो मास भी किसका आएगा, इलेक्ट्रॉन का। कितना होता है इलेक्ट्रॉन का मास, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, खैर चलिए इन सब चीजों को नोट करते हैं हम लोग। पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है इसकी बात कर रहे थे हम लोग। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसी फिनोमिना को कहते हैं, किस फिनोमिना को, इलेक्ट्रॉन के निकलने वाले फिनोमिना को। कब, जब इस पे सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की लाइट रेडिएशन हम लोग इंसिडेंट कराएंगे तब। ठीक है, तो लिखते हैं इसकी डेफिनेशन, लिखते हैं, देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसकी डेफिनेशन पहले लिखते हैं, लिखिए द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, the ejection of electrons from metal surface, the ejection of electrons from metal surface when light radiation of sufficient frequency is incident upon it, when light radiation of sufficient frequency is incident upon it। देखा, चलिए ये ड्रॉ करिए, ये चीजें लिखिए और ये चीजें नोट करिए, इन सारी चीजों को नोट करिए वहां पे। नोट कर लिए, चलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में लिखते हैं, क्या होता है ये, देखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लिखा, लिखिए उसमें द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ light radiations, the minimum frequency of light radiations required for ejection of electrons from the metal surface
from the metal surface. देखो, the minimum frequency of light radiations required for ejection of electrons from the metal surface is called threshold frequency. देखो, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी लिख लेते हैं क्या? देखिए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, देखिए इसमें द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ light radiations required for ejection of electrons from the metal surface is called threshold wavelength. लिख लिया? चलो, हम लोग अगर ये बात करें, ये जो हम लोग लाइट रेडिएशन इंसिडेंट करा रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू, और यहां से निकलने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए न्यू नॉट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा? न्यू और न्यू नॉट में क्या रिलेशन हो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो? तो न्यू या तो न्यू नॉट से बड़ा हो या फिर उसके बराबर हो, तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अगर हम लोग जो लाइट रेडिएशन यूज कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से बड़ी या उससे ज्यादा है, तभी इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। अगर न्यू की वैल्यू लेस देन न्यू नॉट हो गई तब फिर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। हाँ, अगर न्यू की वैल्यू बराबर है न्यू नॉट के तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बट उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो जीरो होगी। हाँ, न्यू की वैल्यू अगर न्यू नॉट से ज्यादा है तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, साथ में उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है? चलिए, एक ग्राफ हम लोग को ड्रॉ करना है। एक ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के साथ। जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के साथ। तो हम लोगों ने फॉर्मूला क्या लिखा? तो एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ऐसा लिखा हम लोगों ने। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। हमें इसका ग्राफ बनाना है इसके साथ, तो ये हो गया y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स माइनस सी, मतलब एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ओरिजिन से पास नहीं करेगा, और माइनस सी मतलब इंटरसेप्ट नीचे होगा, मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, इस टाइप का ग्राफ। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव में तो हो नहीं सकता, नेगेटिव में तो जाएगा नहीं काइनेटिक एनर्जी। मिनिमम क्या होगा? जीरो, मतलब ये ग्राफ यहीं से स्टार्ट होगा, है ना। और हम ये बता सकते हैं कि ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो ये वैल्यू न्यू नॉट होनी चाहिए। जब न्यू की वैल्यू न्यू नॉट होगी, न्यू नॉट के बराबर होगी, तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बट उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। कितनी होगी? जीरो होगी। तो ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, और जब जैसे जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की बढ़ेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक टर्म होता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी समझते हैं क्या होता है? नहीं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन। एक तो हो गया फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से हम लोग क्या निकालते हैं? एनर्जी निकालते हैं, एच न्यू के बराबर। एक टर्म होता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई लाइट सोर्स है, ये कोई बल्ब है ऐसा मान लेते हैं, लाइट सोर्स है, तो यहां से लाइट रेडिएशन निकल रही है,
लाइट रेडिएशंस निकलने का मतलब क्या, फोटॉन्स निकल रहे हैं यहां से, नहीं। और ये बल्ब अगर आप यहां लगा रहे हैं तो इससे हर जगह क्या होगा, हमें लाइट दिखाई देगा, हर जगह इससे रोशनी मिलेगी हमें, है ना। तो हुआ क्या, यहां से फोटॉन्स निकले। इंटेंसिटी हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में पास होने वाले नंबर ऑफ फोटॉन्स। यूनिट टाइम में यूनिट एरिया से पास होने वाली एनर्जी बेसिकली होती है इंटेंसिटी। तो एनर्जी किसकी है, तो फोटॉन्स की है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि यूनिट टाइम में यूनिट एरिया से पास होने वाले नंबर ऑफ फोटॉन्स एक तरह से इंटेंसिटी है। तो अगर ये बल्ब है, ये फोटॉन्स एमिट कर रहा है, तो यहाँ पे यूनिट एरिया ले लेंगे तो वो फोटॉन्स यहाँ पे यूनिट एरिया से पास करने वाले फोटॉन्स ज्यादा होंगे। वही यूनिट एरिया अगर हम लोग यहाँ पे लें तो यहाँ से जो फोटॉन्स निकले वही तो हर डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो अगर इस जगह पे, अगर हम लोग इस जगह पे वो यूनिट एरिया ले लें तो यहाँ पे हमें यूनिट एरिया से क्रॉस होने वाले नंबर ऑफ फोटॉन्स कम मिलेंगे एज कंपेयर टू यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से जितने निकले उसमें से कुछ यहाँ है, बाकी अलग अलग डायरेक्शन में भी तो चले गए हैं। नहीं, बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे इंटेंसिटी कम होगी लाइट रेडिएशन की, यहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो इंटेंसिटी क्या है, तो इंटेंसिटी एक तरह से नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने एमिट हो रहे हैं यूनिट टाइम में यूनिट एरिया से। अगर हम लोग इंटेंसिटी चेंज करते हैं लाइट रेडिएशन की, तो इंटेंसिटी चेंज होने से लाइट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इंटेंसिटी को चेंज करने से लाइट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंटेंसिटी को अगर आपने चेंज किया तो आपने क्या किया, यूनिट एरिया से पास होने वाले नंबर ऑफ फोटॉन्स यूनिट टाइम में, अगर इंटेंसिटी आप बढ़ा रहे हैं तो इस यूनिट एरिया से नंबर ऑफ फोटॉन्स जो पास कर रहे हैं वो बढ़ जाएंगे। अगर इंटेंसिटी घटा रहे हैं तो यूनिट एरिया से नंबर ऑफ फोटॉन्स कम हो जाएंगे। हाँ, लेकिन किसी एक फोटॉन की एनर्जी चेंज नहीं होगी, वो एच न्यू के बराबर ही रहेगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुआ। हाँ, नंबर ऑफ फोटॉन्स चेंज हो गए हैं जो एमिट हो रहे हैं, तो एनर्जी ओवरऑल जितनी एमिट हो रही है वो चेंज हो जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स ही चेंज हो गए। नहीं, इंटेंसिटी आपने बढ़ा दिया, पहले अगर 10 फोटॉन निकल रहे थे तो अब 15 फोटॉन निकल रहे हैं, लेकिन हर एक फोटॉन की एनर्जी अभी भी उतनी है, तो टोटल जो एनर्जी हुई 15 फोटॉन की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 10 फोटॉन्स। नहीं, बात समझ में आ रही है ना। इंटेंसिटी का लाइट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं, और लाइट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी का इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं। आप इंटेंसिटी चेंज करिए, फ्रीक्वेंसी उतना ही रहेगा, फ्रीक्वेंसी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, भले ही आप इंटेंसिटी कितना चेंज करेंगे। आप फ्रीक्वेंसी चेंज करिए तो भी इंटेंसिटी पे कोई फर्क नहीं आएगा, भले आप फ्रीक्वेंसी कितना चेंज करिए। इंटेंसिटी चेंज करने से क्या चेंज होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स। फ्रीक्वेंसी चेंज करने से क्या चेंज होगा, हर एक फोटॉन की एनर्जी। ये दोनों चीजें डिफरेंट है लाइट रेडिएशन के लिए, दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं, ठीक है। तो इंटेंसिटी क्या है ये समझ में आया। तो सपोज करिए कि मेटल सरफेस पे जो लाइट रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है, इसकी हम लोग इंटेंसिटी को अगर चेंज करें तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट आएगा। ये आई क्या है, इंटेंसिटी। अगर इंटेंसिटी को चेंज किया जाए तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क आएगा, हमें ये सोचना और एक ग्राफ ड्रॉ करना हमें इसका काइनेटिक एनर्जी का इंटेंसिटी के साथ। सोचिए कैसा होना चाहिए। सोचा कुछ नहीं। अगर हम लोग इंटेंसिटी चेंज करेंगे तो क्या इस लाइट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज आया क्या, इस लाइट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी में तो कोई चेंज आया नहीं। फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आया तो जो एनर्जी वो दे रहा वो भी चेंज नहीं होगा। और वर्क फंक्शन, ये तो एक फिक्स क्वांटिटी है ना। वर्क फंक्शन तो हर एक सब्सटेंस का अपना कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है, हर एक मेटल का अपना अलग अलग होगा, एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगा। ये हर एक सब्सटेंस के लिए एक फिक्स वैल्यू, ऐसा नहीं कि चेंज करने से चेंज हो जाएगा। आप इसको चेंज कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं। और इंटेंसिटी चेंज कर रहे हैं तो ये भी तो चेंज हो ही नहीं रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा है, ये फिक्स है तो ये भी चेंज नहीं होगा।
इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, उतनी ही रहेगी। मतलब इंटेंसिटी को आप कितना भी वैरी करा लीजिए, काइनेटिक एनर्जी वैरी नहीं करेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो फिर इंटेंसिटी वैरी कराने से होगा क्या यहाँ पे? ठीक है, ये ग्राफ तो बन गया, समझ में भी आ गया, बट इंटेंसिटी वैरी कराने से यहाँ पे इफेक्ट क्या है, क्या चीज होगी? तो इंटेंसिटी मान लीजिए आपने बढ़ाई, तो उससे क्या हुआ? उससे क्या हुआ, नंबर ऑफ फोटॉन्स जो यहाँ पे इंसिडेंट हो रहे हैं वो बढ़ेंगे। नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो जो जो इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं वो भी बढ़ जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे हैं उनका नंबर बढ़ जाएगा। अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन सरफेस को छोड़ के निकलेंगे अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ा दे रहे हैं तो, लेकिन किसी एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो पहले भी जितना था उतना अभी भी रहेगा। समझ में आ रही बात है? हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो वहां से निकल रहे हैं वो चेंज हो जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे अगर इंटेंसिटी को आप बढ़ा रहे हैं तो। ठीक है, चलिए तो ये दोनों ग्राफ वहां पे ड्रॉ कर लीजिए, दोनों ग्राफ ड्रॉ करिए, फिर और आगे हम लोग बातें करते हैं इस पर। ड्रॉ कर लिया? चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। लिखिए, वर्क फंक्शन of a metal is 2.5 electron volt per atom. वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट इट्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कैलकुलेट इट्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। चलिए इसको सॉल्व करिए, वीडियो पॉज करिए और सॉल्व करिए, फिर आगे देखते हैं। सॉल्व कर लिया? चलिए हमें इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना है। हमें इसका क्या पता, वर्क फंक्शन कितना पता है, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और हमें पता है कि हमने फाई को लिखा था एच न्यू नॉट, और न्यू नॉट की हमें निकालना है तो रखा जाए। हाँ, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और एच न्यू नॉट से जो एनर्जी आएगी वो जूल में आएगी, तो इसको जूल में कन्वर्ट कर देते हैं। 2.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये जूल में हो गया इतना एनर्जी, इज इक्वल टू एच। एच कितना है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू न्यू नॉट। यहां से हमें न्यू नॉट निकालना है, मतलब न्यू नॉट कितना हो गया, तो 2.5 इंटू 1.6। अच्छा, ये 10⁻⁻19 है, यहाँ कैंसिल होगा तो कितना बचेगा, तो 15 बच जाएगा। 10⁻⁻15 बच जाएगा। समझ में आ रहा है? अपॉन में क्या आ जाएगा, तो 6.6 इंटू 10⁻⁻15। इसको थोड़ा अगर सॉल्व करने की कोशिश की जाए, पहले तो ये हटा देते हैं, ठीक है। 10⁻15 ऊपर चला जाएगा, कैंसिल किया जाए तो ये हो गया 8, ये हो गया 33। 8 इंटू 2.5 मतलब ये हो गया 20। 20/33 इंटू 10⁻15, तो 20 को लिख देते हैं 200 अपॉन 33 इंटू 10⁻14 हो जाएगा फिर, है ना? ठीक है, तो एक तरह से ये हो गया है कितना, अपॉन में मतलब 100, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 100, तो 33 अपॉन 100, 1/3 है ना? नहीं, ये अप्रोक्सीमेटली 3 बोला जा सकता है,
अप्रोक्सीमेटली। तो अप्रोक्सीमेटली अगर 3 ले लें तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 10⁻14, और यूनिट क्या होगी तो पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आ रहा है? अप्रोक्स वैल्यू हमने निकाली। हो गया नहीं? चल, इसका सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन है इसका। इफ अ लाइट रेडिएशन of frequency 8 into 10 raised to the power 14 per second is incident upon this metal, then calculate kinetic energy of emitted electron। मतलब समझ में आ रहा है ना? इसी की बात हो रही है। इस मेटल पे हम लोग इस फ्रीक्वेंसी की लाइट रेडिएशन को इंसिडेंट करा रहे हैं, तो बताना है जो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। चलो वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए इसको। हो गया, सॉल्व किया। तो हमें काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है एमिटेड इलेक्ट्रॉन का। कर लेते हैं उसको कैलकुलेट। फॉर्मूला क्या लगाएंगे यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला है एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो एक तरह से हम लोग इसको इधर ले आते हैं और एच कॉमन ले लेते, तो न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब वैल्यू रख दिया जाए, एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻⁻34। न्यू की वैल्यू हमें दी गई, जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी 8 इंटू 10⁻⁻14, और न्यू नॉट अभी हम लोग निकाले ही थे 6 इंटू 10⁻⁻14, नहीं सॉरी 14 है ना, 6 इंटू 10⁻14 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ऐसा आया। चलिए, तो ये 2 इंटू 10⁻14 बचा, तो 2 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.6 इंटू 2 मतलब 13.2 हो जाएगा, इनटू 10⁻⁻34 है यहाँ पे, और 10⁻14 मल्टीप्लाई हुआ तो 10⁻⁻20 बचेगा किस यूनिट में, तो जूल में। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। या काइनेटिक एनर्जी ना पूछ के आपको बोल सकते हैं कि कैलकुलेट स्पीड ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन या वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी को ही हम लोग किसके बराबर लिख देंगे, हाफ mv स्क्वायर, और मास किसका रख देंगे, तो इलेक्ट्रॉन का, तो 9.1 इंटू 10⁻31 ये वैल्यू रख के स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन को अगर बड़ा करना है, लेंदी करना है, तो ये किया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके के न्यूमेरिकल्स यहाँ पे बनाए जाते हैं। अच्छा, एक और न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं। एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन है, वैल्यू में चेंज कर दे रहा हूँ। एडवांस में ऐसा ही क्वेश्चन आया था। ठीक है, बोला गया इफ अ लाइट रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 into 10⁻14 per second is incident upon following metals, then how many of them will show
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कितने मेटल हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करें, और हमें मेटल और उनका वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में बता दिया गया। ये मेटल्स हैं और उनका वर्क फंक्शन बताया गया है, जैसे इसका है 1.4, इसका है 3.7, इसका है 2.1, इसका है 1.8, इसका है 4.2, इसका है 1.7 और इसका है 2.3। बताना है कितने ऐसे मेटल हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे अगर हम लोग इस लाइट रेडिएशन, इस फ्रीक्वेंसी की लाइट रेडिएशन को इन सब पे इंसिडेंट कराएंगे तो। चलिए वीडियो को पॉज करिए और निकालने की कोशिश करिए कितने मेटल्स। हो गया, आ गया। चलिए तो क्या अप्रोच होना चाहिए, कैसे सॉल्व किया जाए इस क्वेश्चन को। जैसे 1.4 इसका दिया गया है, कैसे कैसे पता करेंगे कि ये शो करेगा या नहीं करेगा। हम लोग जो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट करा रहे हैं वो है 6 × 10⁻14। तो इसका क्या न्यू नॉट निकाला जाए, इसका फाई पता है, न्यू नॉट निकाले, और न्यू हमें पता है अगर न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से बड़ी या बराबर हुई तो शो करेगा, अगर अदरवाइज नहीं करेगा। तो इसका न्यू नॉट तो निकाल सकते हैं, फाई की वैल्यू में पता ही है, फाई इज इक्वल टू होता है एच न्यू नॉट। फाई पता ही हमें, एच पता ही हमें, न्यू नॉट तो निकाला जा सकता है। बट अगर ये काम करेंगे तो हमें सबके लिए करना पड़ेगा, बड़ा लेंदी हो जाएगा नहीं। तो एक काम करते हैं, हम लोग कितना एनर्जी दे रहे हैं ये हम लोग देख लेते हैं। हम लोग कितनी एनर्जी दे रहे हैं ये हम लोग देख लेते हैं ना, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग वर्क फंक्शन निकाल लेते हैं हम लोग एक तरह से। ये किसका वर्क फंक्शन होगा, हम लोग कितनी एनर्जी दे रहे हैं, तो h 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 6 इंटू 10⁻14, इतनी एनर्जी हम लोग दे रहे हैं h न्यू के बराबर। ये जूल में है, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या करें, डिवाइड कर दें 1.6 इंटू 10⁻19 से। नहीं, तो ये वर्क फंक्शन आएगा, किसमें आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मतलब इतनी एनर्जी, एक तरह से वर्क फंक्शन छोड़िए, वर्क फंक्शन नहीं, इतनी एनर्जी हम लोग दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर याद हो पिछला क्वेश्चन जो हम लोग किए थे वहां पे वर्क फंक्शन था 2.5, तो न्यू नॉट निकाले थे, वहां पे यही आया था 6 इंटू 10⁻14। मतलब इतनी एनर्जी अगर है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी वो इतना होगा। तो फ्रीक्वेंसी अगर इतना है तो एनर्जी कितना आएगा, 2.5। मतलब इसको कैलकुलेट करने पे ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 2.5 के अप्रॉक्स आना चाहिए। देख लीजिए, आप कैलकुलेट करके इसको देख लीजिए, ये 10⁻34 10⁻14 कितना हो गया, 10⁻20, यहाँ 10⁻19 है, एक 10⁻1 बचेगा, अपॉन में आ जाएगा, 16 हो गया, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6.6, तो बचेगा क्या, 6.6 इंटू 6 अपॉन 16, मतलब 3, और ये हो गया 8, 2.5 के अप्रॉक्स, तो 2.5 आ जाएगा। वैसे भी कैलकुलेट किया ही गया था पिछली बार, है ना। तो हम लोग कितना एनर्जी इंसिडेंट करा रहे हैं, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए अगर 2.5 से कम चाहिए तब तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, नहीं, क्योंकि हम लोग फिक्स है कि हम लोग कितना दे रहे हैं, 2.5। अब अलग अलग मेटल है, किसी को 2.5 से ज्यादा चाहिए, किसी को 2.5 से कम चाहिए, तो किससे निकलेगा इलेक्ट्रॉन, जिसको 2.5 से ज्यादा चाहिए, जिसको 2.5 से कम चाहिए, जिसको 2.5 से कम चाहिए उसको 2.5 से कम चाहिए। मान लीजिए जैसे इसी की बात कर रहे हैं, इसको, इस मेटल के इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 1.4, हम कितना दे रहे हैं, 2.5, तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी बची रह जाएगी। कितनी बची रह जाएगी ये भी बता सकते हैं, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
1.1 एक्स्ट्रा दे रहे हैं हम लोग, तो वो इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी बची रहेगी। तो जितने भी मेटल ऐसे हैं जिनका वर्क फंक्शन 2.5 से कम है, मतलब उनको उनके इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी चाहिए, तो वो सब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे। मतलब कौन कौन करेगा? ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये करेगा, ये करेगा। मतलब कितने हो गए? 1 2 3 4 और 1 5। इसका आंसर हो जाएगा 5। इंटीजर टाइप क्वेश्चन पहले आते थे तो उसमें ये क्वेश्चन आया था, कितने ऐसे मेटल हैं जो वर्क फंक्शन जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे। चलिए खैर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक टॉपिक और बचा रह गया है, तो वो टॉपिक हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और फिर ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो अब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल वाले जितने क्वेश्चंस हैं, क्वांटम नंबर्स, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल और उसके बाद फिर ग्राफ वाले भी कुछ क्वेश्चन हैं, देखिएगा फर्स्ट ईयर में, उन सबको अब आप सॉल्व कर सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के पहले तक के, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कुछ क्वेश्चंस हो सकता है अभी सॉल्व ना हो, एक टॉपिक बचा रह गया है, ट्राई करना चाहे तो करिएगा, बट कुछ क्वेश्चंस अभी सॉल्व नहीं होंगे क्योंकि अभी हमने एक चीज नहीं देखी है, ठीक है। स्टार्टिंग के क्वेश्चन सॉल्व होंगे बट कुछ क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग देख लेंगे तब उनको भी सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलिए सर, आज हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं अपना लेक्चर। थैंक यू।